सभी बच्चों को नमस्कार। वर्कशीट संख्या 11 दिनांक 29/7/2020। वर्कशीट जो हमारी दिनांक 29/7 की है, ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया के ऊपर अम्ल, क्षारक और लवण पाठ में से। उदासीनीकरण अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया कर रहे हैं तो एक ऐसा उत्पाद उत्पन्न होगा जो कि एक नॉर्मल होगा। कहने का मतलब क्या है? जिसका पीएच मान जो इसमें हम पढ़ेंगे वो 7 के आसपास होगा। वो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, अम्ल और क्षारक, और लवण और जल उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और सबसे आसान अभिक्रिया जो है इसके उदाहरण में यही ली जाती है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रबल क्षारक और एक प्रबल अम्ल को जब लेते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड और जल की उत्पत्ति होती है। अब हमने पढ़ा था कि जितने भी अम्ल हैं जब भी वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। आपको अगर ध्यान हो कि एक अभिक्रिया थी, जैसे कि हम HCl है उसको जब कर रहे थे तो वो पहले H+ और Cl- में ब्रेक हो रहा था, और ये जो हमारा H आयन था ये किसके साथ जुड़ रहा था? H2O के साथ, और क्या बना रहा था? H3O+। तो इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और इसी तरह से जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि आपके ग्रुप पहले के जितने भी हैं, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, ये क्षार होते हैं। और ये सब जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो ये इसके एक कॉमन उदाहरण है कि अम्ल और क्षारक आपको क्या दे रहे हैं? लवण तथा जल। तो क्यों दे रहे हो लवण तथा जल? आप देखोगे कि इसके अंदर हुआ क्या है कि जो आपका अम्ल था उसमें से हाइड्रोजन आयन निकला, और जो आपका क्षारक था उसमें से OH आयन निकला। अगर हम इसको उदाहरण में से ही लेके करें तो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया कि यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, तो यहाँ पे ये क्या बन गया? Na+ और OH- बन गया, और ये बन गया हमारा H+ और Cl-। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी ये कंबाइन हो गई और इन्होंने दे दिया हमें जल, और ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर इन्होंने दे दिया हमें ये सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से जो है ये आपका H+ और OH जो है H2O बना लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है? किसी भी विलयन के अंदर H आयन की सांद्रता ज्ञात करने का एक पैमाना विकसित किया गया था, और उसको जो है पीएच स्केल कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता करना है, ना कि हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि जो भी अम्लीय चीज़ें होंगी उसके अंदर H आयन अधिक होंगे, और जो भी क्षारीय चीज़ें होंगी उसके अंदर H आयन कम होंगे। हम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की बात नहीं कर रहे। पीएच स्केल में कई बार कन्फ्यूजन होता है कि इसके जो है परिभाषा में ये क्यों कहा जाता है कि H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पैमाना विकसित किया गया, क्योंकि असल में हम सिर्फ H आयन ही गिन रहे हैं, OH नहीं गिन रहे। तो अम्ल और क्षारक की शक्ति क्या है? अम्ल के अंदर H आयन है और क्षारक के अंदर क्या है? OH आयन। इनके ऊपर निर्भर करता है, जितने अधिक H आयन उतना प्रबल अम्ल, जितने अधिक OH उतना प्रबल क्षारक। तो H आयन को उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और इसी तरह H आयन कम उत्पन्न करने वाले को दुर्बल कहते हैं। तो इसीलिए जो अगर पीएच स्केल की जो है आप बात करते हैं तो पीएच स्केल जो है H आयन की शक्ति, इसको इंग्लिश में पीएच का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। आप सोचोगे कि पीएच क्यों बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। इसको इसीलिए बोला जाता है कि इसकी जो फुल फॉर्म है इंग्लिश के हिसाब से वो पावर ऑफ H आयन या पोटेंच वर्ड का मतलब भी जो है पावर होता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा किसके ऊपर निर्भर करता है? H आयन के ऊपर करता है। पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो पीएच स्केल हमारा 0 से लेके 14 तक पूरा एक स्केल है, जिसके अंदर जो है 7 जो है वो हमारा एक शुद्ध जल, या हम कह सकते हैं कि
एक मिडल पॉइंट है अम्ल और क्षारक के बीच में, या न्यूट्रलाइजेशन उदासीन की तरफ। तो 0 से 7 की बात करें तो ये पूरा अम्ल है, और 7 से 14 की बात करें तो ये पूरा क्षारक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके अंदर जैसे जैसे आप देखोगे, अगर एच आयन की सांद्रता के हिसाब से ही बात करें तो जब हम 0 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो एच आयन की सांद्रता क्या हो रही है, वो कम हो रही है, ठीक है। और किसकी बढ़ रही है, OH माइनस की, क्योंकि हम अम्ल से क्षारक की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम जब वापस आएंगे तो क्या होगा, एच आयन की सांद्रता जो है वो बढ़ेगी और OH माइनस की क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि आप क्षारक से अम्ल की तरफ आ रहे हैं। तो इसी के आधार पे हमने जो है आपके अलग अलग प्रबल और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक। और सबसे पहले अगर प्रबल अम्ल की बात करें तो ये प्रबल अम्ल जो है जल के अंदर 100% पूर्णतः जो है वियोजित हो जाता है, मतलब उसके साथ घुल जाता है, जबकि दुर्बल अम्ल जो है पूरी तरह से नहीं होगा, आंशिक होगा। तो यहाँ पे वियोजित होने के लिए क्या होता है कि उसको एच आयन के अंदर ब्रेक होना होता है। तो प्रबल अम्ल के अंदर इसी कारण से एच आयन की सांद्रता अधिक होती है और इसके अंदर कम होती है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3, ये आपके 3 सबसे प्रबल अम्लों का श्रेणी है। दुर्बल में के अंदर जो है आपका ये इथेनोइक एसिड हो गया और ये कार्बोनिक एसिड हो गया। अब अगर हम क्षारक की बात करें, हालांकि क्षारक जो है बहुत अधिक नहीं होते हैं जो कि प्रबल क्षारीय होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी वही बात आती है कि जो पूर्णतः वियोजित हो जाएगा 100%, तो जो वियोजित हो रहा है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो Na+ और OH माइनस, तो इसके अंदर जो है OH की सांद्रता अधिक होगी जो प्रबल क्षारक होंगे। और दुर्बल के अंदर जो है जो आंशिक रूप से मिलते हैं, जैसे कि हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, तो उनको दुर्बल कहा जाता है। अब हम प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि आपके पास A और B 2 विलेन है, जिसमें से A और B, ठीक है। A का pH मान है 6 और B का pH मान है 8। इन दोनों में से किस विलेन की एच आयन सांद्रता अधिक होगी। ये ध्यान में रखना है कि जिसका भी pH मान कम होगा उसके अंदर एच आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो हम कहेंगे कि A के अंदर एच आयन की जो है सांद्रता अधिक होगी। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलेन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय होगी। तो ये आप जो है आराम से देख सकते हो कि pH 6 जिसका है ये अम्लीय है और pH 8 जो है वो क्षारीय है। तीसरा प्रश्न, ताजे दूध का pH 6, इसे दही बन जाने में इसके pH का किस प्रकार परिवर्तन होता है। अब आपको पता है दूध से दही कैसे बनता है, हमें उसमें कुछ खट्टा डालना पड़ता है। तो हमारा pH क्या है, लगभग 6 या 6 से थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है। जब इसमें हम कुछ खट्टा डाल रहे हैं, खट्टा क्या डाल रहे हैं, एक तरह का वो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। असल में ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि दूध के अंदर जो शर्करा होती है वो होती है लैक्टोज, इसको लैक्टोबैसिलस तोड़कर लैक्टिक अम्ल के अंदर बदल देता है, लैक्टिक एसिड के अंदर। तो इस कारण से जब लैक्टोज टूटकर लैक्टिक अम्ल में बदलता है तो लगभग जो pH आ जाता है आपका वो 4.5 से 5.5 के बीच में। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो 6 था वो घटकर 4.5 से 5.5 के बीच में आ गया। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि जब भी दूध से दही जमाया जा रहा है तो उसके अंदर जो है लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है और इस वजह से उसका pH जो है कम हो जाता है। 2 प्रबल अम्ल एवं 2 प्रबल क्षारों के नाम लिखे। तो प्रबल अम्ल जो है आपके ये लिख सकते हो आप, और प्रबल क्षारक जो है ये लिख सकते हो। शुद्ध जल का pH 7, इसकी प्रकृति क्या होगी। अब शुद्ध जल का pH 7 है तो प्रकृति क्या होगी, उदासीन। इसके अंदर जो है आपको ध्यान में रखना है कि उदासीन क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर H और OH ये बराबर होते हैं दोनों, इस कारण से इसकी प्रकृति जो है उदासीन कहलाती है। अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे बच्चे और सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि पूरे साल आपको बोर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कैसे आंसर्स लिखने हैं ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए, वो सब वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू।